नबार्ड समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बात करेंगे टिहरी में डोबरा चाठी पुल पर आवागमन की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन किया। डोबरा पुल पर पहुंचे कांग्रेसियों ने गेट खोलने की मांग की, लेकिन जब पीडब्ल्यूडी ने गेट नहीं खोला तो उन्होंने गेट को तोड़ दिया। इसके बाद पुल के ऊपर रस्सी से गाड़ी भी खींची। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस का कहना नहीं माना। दरअसल अभी पुल पर लोड टेस्टिंग चल रही है, लेकिन कांग्रेसी इसके बिना ही आवागमन की मांग कर रहे हैं। देखिए, पहले तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसा जुर्म ना करिए। हम आज को इसके ऊपर एक गाड़ी भी खींच कर ले जाएंगे और सरकार से कहेंगे कि हम 14 साल में 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और 14 साल से जनता परेशान है। अब इस पे जुल्म न करिए, जल्दी से जल्दी इसको खोल दीजिए। तो सरकार को भी हम 2-4 दिन का समय देंगे। विक्रम सिंह नेगी जी को, उनके सभी साथियों को, प्रतापनगर और टिहरी के सभी साथियों को, आप ये देखिए कि प्रतापनगर की जो हालत हुई है पिछले 2004 से जब प्रांत की सुरंगें बंद हुई हैं और सरकारें जो है एक पुल नहीं बना पाई। अब पुल तैयार है, अरे भाई आप इसके ऊपर लोगों को आने जाने दो, आप बड़ी गाड़ियों को न जाने दो। कम से कम जो स्कूटर है, 2 व्हीलर है, जो 4 पहिया वाहन है, एम्बुलेंस है, उसको तो आने जाने दे सकते। अपना टेस्टिंग आप जारी रखिए। देवप्रयाग में गंगा संगम पर कांग्रेस ने 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम किया है। कांग्रेस नेता पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी कई मांगों को सरकार के सामने रखा। मंत्री प्रसाद नैथानी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई नीतियों को जनता के खिलाफ बताया और कहा कि देश में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं राज्य में देवस्थानम जैसे कानून का पारित होना, लोगों के हकूकों का अधिग्रहण किया जाना है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी शासित प्रदेशों में लगातार महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो ऐसा अध्यादेश पारित करे जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और लगातार बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार के मामलों पर लगाम कसी जा सके। कि वर्तमान जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने हिंदुओं के जो हमारे हक हैं, जो हक हकूक हैं, उन पर कुठाराघात करने का काम शुरू कर दिया। और इस बात को लेकर के हम सब कांग्रेसजनों ने इस 2 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना कि हम यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के जो तीर्थ पुरोहित समाज हैं, चाहे वो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, जानके भी हैं, उनके लिए ये सरकार कुछ करे। परंतु ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार, ये गूंगी और बहरी सरकार, प्रसाद नैथानी जी ने इस राज्य की सरकार को, त्रिवेंद्र रावत की सरकार को, जो नशे में मदमस्त होकर के असत्ता के अंदर सोई है, उसको जगाने का प्रयास किया है। चंपावत में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर NMOPS के बैनर तले शिक्षकों कर्मचारियों ने गांधी जयंती के मौके पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने रामधुन गाकर मांग को शीघ्र पूरा करने की बात कही। शुक्रवार को गांधी चौक पर NMOPS के जिला अध्यक्ष नागेंद्र कुमार जोशी और जिला प्रभारी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। उन्होंने कहा कि जब तक भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली और सरकारी संस्थाओं का निजीकरण बंद नहीं किया जाता है, तब तक अपना अभियान जारी रखने का संकल्प लिया। 1 अक्टूबर 2005 के बाद पुरानी पेंशन को ख़त्म करके नई पेंशन योजना की शुरुआत की है और निजीकरण को लाने का प्रयास किया है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उसके विरोध करने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एक संकल्प दिवस के रूप में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सरकार का जो दोहरा रवैया है, आज हम सभी शिक्षक और कर्मचारी साथी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, पुरानी पेंशन की बहाली के लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जितने भी साथी जोश खरोश से इसमें लगे हुए हैं और जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, मैं तो उनसे भी कहूँगा कि आए सड़कों में, क्योंकि अभी वक्त है सड़कों में आने का।
किसी भी देश के अंदर सरकार के 2 अंग होते हैं, एक स्थायी और अस्थायी। आज देश के अंदर जो अस्थायी अंग है, यानी कि राजनेता जो लोग हैं, वो अपने सारी सुख सुविधाएं अपने खुद तय करते हैं। जो दुर्भाग्यवश जो स्थायी जो अंग हैं हम लोग, जो सरकार को किसी भी देश की स्थायी देश को रूप से चलाते हैं, उनके साथ इतना अन्यायपूर्ण व्यवस्था की गई है। ईवा आशीष श्रीवास्तव टिहरी की नई डीएम बनाई गई हैं, जिसके बाद उन्होंने चार्ज संभाला। जिले की कमान संभालने के बाद डीएम ईवा पत्रकारों से रूबरू हुई और इस मौके पर उन्होंने कहा कि टिहरी जिले को कोरोना से उबारना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही कोरोना महामारी के चलते जिले में पैदा हुई रोजगार की समस्या पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि इस समस्या से जूझ रहे स्थानीय व्यापारियों और प्रवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। इस मुद्दे पर भी उनकी प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने बताया कि अनलॉक प्रक्रिया के तहत जिले में पर्यटन, व्यापारिक, तीर्थाटन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जाएंगे। जल जीवन मिशन और हर घर को नल से जोड़ने को भी उन्होंने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। स्वास्थ्य जो पूरा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको किस तरीके से मजबूती प्रदान करना, जिन लोगों को भी ये बीमारी हो रही है उनको किस प्रकार से मेडिसिन और जो बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं वो मुहैया हो, वो ठीक हो, तो ये मेरा प्रथम रहेगा। और नेचुरली रोकथाम, जहाँ पर भी कोविड हो जा रहा है वहाँ पर कैसे कंटेनमेंट जोन्स वगैरह का और जो बाकी नियम हैं उनके पालन, ये मेरी प्राथमिकता होगी। आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और ड्राइवर के साथ मारपीट भी कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार सितारगंज रोड पर बीती 25 सितंबर को एक बाइक पर जा रहे 2 भाइयों को एक एसयूवी कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों घायलों को किच्छा के सरकारी अस्पताल में दिखाने के बाद रुद्रपुर के मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पिछले 4 दिन पहले छोटे भाई हरजिंदर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और आज सुबह इलाज के दौरान बड़े भाई बलबीर सिंह की भी मौत हो गई। बलबीर के परिजनों का आरोप है कि बलबीर की हालत ठीक थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से उसकी मौत हुई है। बलबीर को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उसने जूस और दलिया भी खाया था और उसने अपनी हालत ठीक बताते हुए परिजनों से अस्पताल से छुट्टी कराकर घर जाने की बात भी कही थी, लेकिन डॉक्टर ने बलबीर की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए एक बार फिर आईसीयू में भर्ती कर दिया और थोड़ी देर बाद परिजनों को बताया कि बलबीर की मौत हो चुकी है, जिससे गुस्साए परिजनों ने वहां स्टाफ से अभद्रता की और एम्बुलेंस के शीशे फोड़ने के साथ ही एम्बुलेंस चालक से भी मारपीट की। सुबह हम ही लोग थे और एक सिस्टर थी हमारी जी। क्या कह रहे थे सुबह ये कह रहे जूस दिया, पी लिया अपने हाथ से पकड़ के, खाना दिया था वो दलिया वो भी खा लिया उन्होंने। तो नाली लगी थी कर सर जी वो कह रहे थे ये उतार दो, तो वो डॉक्टर साहब ने मना कर दिए। तो जब सुबह डॉक्टर साहब आए कह रहे हैं 2-4 कदम चलिए, चलने पे इनको चक्कर आए तो ये इमरजेंसी में ले गए जी। तो क्या मतलब आप लोगों का क्या कहना है, क्या आरोप है? ये सर जी सब लापरवाही से हुआ है। देखिए ये मेडिसिटी यहाँ जो एक हॉस्पिटल है वहाँ का मामला, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो गई थी, उस दौरान के परिजनों ने कुछ ज़्यादा हंगामा कर दिया था और गेट पहले बंद कर दिया था। जब फोर्स पहुँची उसके बाद में गेट तो खोला, लेकिन जब एम्बुलेंस निकले उसके ऊपर पथराव कर दिया और एम्बुलेंस के शीशे वगैरह तोड़ दिए थे और ड्राइवर को चोट आई। इससे पुलिस अब इसमें FIR हम लोग लिख रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ उनका। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के सितारगंज में खटीमा रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल दोनों लोगों को सरकारी अस्पताल सितारगंज पहुंचा दिया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मारे गए दोनों लोगों की पहचान शक्ति फार्म के कालू मिस्त्री और जीवन मंडल के रूप में हुई है। इनमें से एक की उम्र 50 साल है और दूसरे की 55 साल है। दोनों लोग लकड़ी कटान का काम करते हैं और खटीमा रोड की तरफ से ही कटान करके कहीं आ रहे थे। सूचना मिलने पर पहुंचे मृतकों के परिजनों ने अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा काटा। कालू और जीवन ये 2 शख्स हैं जो कि शक्ति फार्म राजनगर के निवासी बताए गए हैं तथा बताया जाता है कि ये अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और जब अस्पताल लाए गए तो दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। नियमानुसार पुलिस को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
देहरादून पुलिस ने पटेल नगर थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने के जेवर और करीब 1200 रुपए नकद बरामद किए हैं। देहरादून एसएसपी अरुण मोहन ने बताया कि ये लोग प्रोफेशनल तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। साथ ही लूट की वारदात में चोरी की बाइक का इस्तेमाल करते हैं। लूट में शामिल आरोपी राहुल पंडित पर पहले भी अन्य राज्यों में मुकदमे दर्ज है। दरअसल 22 सितंबर को सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। जहाँ से इनका मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ था और वहाँ पर फिर तमाम इन्फॉर्मेशन जो है क्लब करके उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई और फिर इसको फॉलो करके जो है इनको अरेस्ट भी किया गया और इनके पास से जो घटना में कुछ सामान गया है वो रिकवर हुआ है। ये अब इसको डिटेल में इंटरोगेट करेंगे, पीसीआर भी इसका लेंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन से लेने की कोशिश करेंगे कि बीच में और भी घटनाएं की हैं या नहीं की हैं, क्या उसमें रहा है, क्योंकि जो इनको आइडेंटिफाई किया गया कि घटना में 4 लोग हैं। रामपुर तिराहा कांड की 26वीं बरसी पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुजफ्फरनगर में शहीद 4 राज आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और अभी आपको तस्वीरें भी वो दिखाएंगे। पहली तस्वीर पुलिस लाइन की है जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हेलीकॉप्टर से पहुंचे। यहां से सीएम शहीद स्मारक के लिए कार से रवाना हुए, जबकि दूसरी तस्वीर में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बता दें 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड की मांग कर रहे राज आंदोलनकारियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा क्षेत्र में अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 7 राज आंदोलनकारी शहीद हुए थे और 17 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। रामपुर तिराहा कांड की 26वीं बरसी के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के शहीद स्मारक में उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। ऐसे में शहीदों और राज आंदोलनकारियों के बलिदान को याद हमेशा रखना है। और बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड की मांग कर रहे राज आंदोलनकारियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा क्षेत्र में अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 7 राज आंदोलनकारियों जो थे वो शहीद हुए थे और 17 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उत्तराखंड के इतिहास में आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और 2 अक्टूबर को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, उसी दिन उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में गोलियां बरसा दी गई थी। माँ बहनों का अपमान हुआ था और एक तरह से उत्तराखंड के लिए जब हमारी माँ बहनों का अपमान हुआ, बेगुनाह नौजवानों की वहाँ पर गोलियों से भुना गया, तो उनको भी हम आज स्मरण करते हैं। हमारे लिए तो एक और भी पहलू बनता है कि जब हमारे मुजफ्फरनगर का कांड जो हुआ था, जिसमें अनेकों लोग शहीद हुए थे, मुझे याद है कि जब दिल्ली की रैली में हम लोग थे और जब पता चला कि मुजफ्फरनगर में ये कांड हुआ तो मैं ट्रक में बैठ के मुजफ्फरनगर आया था वो आज के दिन 1994 में जब ये घटना घटी थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार का विभत्स दृश्य वहाँ का उस टाइम रहा होगा, जो मैंने वहाँ अपनी आंखों से देखा। मैं तमाम उन शहीदों को नमन कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी से उत्तराखंड के राज्य मंत्री राजेंद्र अंतवाल मुजफ्फरनगर पहुंचे तो थे किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में, लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विवादित बयान दे डाला। हाथरस और बलरामपुर की घटनाओं पर चर्चा करते हुए मंत्री जी कह बैठे कि इन वारदातों के आरोपियों को हाथ पैर काटकर चौराहों पर छोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में हमारा विश्वास है तो कोर्ट इसमें ऐसा प्रावधान करे कि काम करने वालों को कम से कम मृत्युदंड की सजा जरूर हो। मेरा जो व्यक्तिगत कहें तो ये जो इस तरह के जो सामूहिक बलात्कार के जो काम करते हैं, ये बहसी दरिंदे हैं। इनके लिए तो एक ही सज़ा है कि इनके हाथ पैर काट के छोड़ा जाए। लेकिन क्योंकि सभ्य समाज के लोग हम हैं, कोर्ट पे हमारा विश्वास है, तो कोर्ट ऐसी सज़ा करे, इसके लिए एक प्रावधान हो कि मृत्युदंड का प्रावधान, और वो मेरी समझ से बन भी गया है। बेटी शब्द से होना चाहिए, किसी दलित की या किसी ब्राह्मण की या किसी ठाकुर की, ये नहीं होना चाहिए।
उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड के बाजार में 3 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि दुकान से सटे 2 मकान भी जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि उस समय मकान में कोई नहीं था। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। घटना मोरी विकासखंड मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर की है, जहां दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। नायब तहसीलदार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर राजस्व टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। साथ ही आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। हल्द्वानी के गोरा पड़ाव इलाके में एक युवक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने धारा 365 और धारा 377 के तहत मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवक के परिजनों का आरोप है कि 27 सितंबर की रात 2 शख्स घर के बाहर आकर उनके बेटे को टेम्पो में बिठाकर ले गए थे। देर रात बेटा जख्मी हालत में घर पहुंचा। परिजनों ने आशंका के चलते मंडी चौकी में 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में छानबीन कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पता चला है कि उसके प्राइवेट पार्ट पे भी कुछ चोट के निशान हैं और मेडिकल रिपोर्ट में भी वो चोट आई है। तो इस आधार पे पुलिस ने धाराओं को बढ़ा के मामला दर्ज कर लिया। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें जो भी तथ्य सामने जैसे जैसे आ रहे हैं उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने गांधी जयंती के मौके पर सफाई अभियान चलाया। देहरादून में तिब्बती मार्केट के बाहर दर्जनों की संख्या में तिब्बती समुदाय के लोग ने सफाई की। पीएम मोदी की अपील पर इन लोगों ने यहां सफाई अभियान चलाया। बता दें 12 तारीख से इनकी दुकानें खुलने वाली हैं, लिहाजा ये लोग दुकान खोलने की तैयारी में लगे हैं। 2 अक्टूबर का दिन है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 अक्टूबर के दिन को हम लोग स्वच्छता दिवस के तौर पे मनाएंगे, सफाई करेंगे अपने आसपास के क्षेत्रों पे, अपने कार्य क्षेत्रों पे। और इसी को लेकर देखिए, मैं इस वक्त जो तिब्बती मार्केट है, जहां हमारे तिब्बती समुदाय के जो भाई बहन हैं उनकी पूरी बाजार है, उनकी दुकानें हैं, और वहां देखिए वो किस तरह से 2 अक्टूबर के दिन वो प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि सफाई आप लोग करेंगे, उसको वो देखिए तिब्बती मार्केट में जिस तरीके से लोग आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बातें तिब्बती समुदाय के लोग नहीं भूले हैं और इसीलिए आपको इस तरह से आज वो नजर आ रहे हैं और पूरे तरीके से सफाई की जा रही है। मैं आपको बताऊं, जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ था उसके बाद से ये बाजार पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, पूरी तरीके से बंद है। हालांकि सरकार ने छूट दी थी, लेकिन तिब्बती समुदाय के लोगों का ये कहना था कि जब तक कोरोना का खतरा कम नहीं होगा वो अपने बाजार नहीं खोलेंगे। ये जनता के लिए भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला किया गया था और वो खुद भी ये जानते हैं कि अगर इस तरह से बाजार खुलेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। इनका कहना है कि ऑड इवन फॉर्मूला वो अपनाएंगे, बाजार हर दुकान नहीं खुलेगी बल्कि कौन सी दुकान किस दिन खुलेगी इसकी पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। और सैनिटाइजेशन के लिए लोग मौजूद रहेंगे, टेम्परेचर के लिए लोग मौजूद रहेंगे, जो कस्टमर आएंगे उनको सैनिटाइजर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और अब बात करेंगे अयोध्या में इस बार होने वाली रामलीला बेहद खास है। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद रामनगरी में दिव्य और भव्य रामलीला का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कई फिल्मी कलाकार भी हिस्सा लेंगे। और इस बार कोरोना की वजह से यहां मंच के आसपास अयोध्या में होगी भव्य रामलीला। 70 फिल्मी कलाकार लेंगे हिस्सा। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली भव्य और हाईटेक रामलीला 17 से 25 अक्टूबर तक 9 दिनों तक चलेगी रामलीला। इसी महीने से अयोध्या में राम मंदिर के लिए नींव खुदाई का काम तेजी से शुरू होने वाला है। तो वहीं पहली बार अयोध्या में भव्य रामलीला का आयोजन किया जाना है। इस रामलीला की खासियत ये होगी कि इस रामलीला में बॉलीवुड के तमाम फिल्मी सितारे रामायण के अलग अलग किरदार में नजर आने वाले हैं। अयोध्या में सरयू किनारे स्थित यही है वो लक्ष्मण किला मैदान, जो गवाह बनेगा राम नगरी में होने वाली भव्य और हाईटेक रामलीला का। ये रामलीला इस मायने में भी खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार यहाँ रामलीला का मंचन होने जा रहा है।
भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब वो बनना शुरू हो गया है, तो क्यों ना अयोध्या में रामलीला हो। और हमने वहाँ से प्रशासन से अनुमति मांगी, प्रशासन ने हमें अनुमति दी कि हम उसको ऑनलाइन उसका प्रसारण 14 भाषाओं में करेंगे, पूरे देश विदेश के लोग उसको देख पाएंगे। अब आपको बताते हैं रामलीला में भाग लेने वाले 70 फिल्मी कलाकारों के बारे में। सोनू दादर श्री राम की भूमिका निभाएंगे, कविता जोशी सीता के रूप में दिखेंगी, गोरखपुर से सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन भरत का रोल प्ले करेंगे, मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में नजर आएंगे, असरानी नारद मुनि, रजा मुराद अहिरावण, शहबाज खान रावण, अवतार गिल सुबाहु और जनक, राजेश पुरी सुतीक्षण और निषाद राज, रितु शिवपुरी केकई, राकेश बेदी विभीषण के रूप में नजर आएंगे। इस बार तो बात ही अलग होने वाली है, क्योंकि हम सब आ रहे हैं रामलीला मनाने अयोध्या में। मैं हूँ रितु शिवपुरी और मैं आ रही हूँ आपके पास अयोध्या में रामलीला के साथ। हम लोग 20 तारीख को वहाँ होंगे, मेरा रोल 20 तारीख का है, कैकई का रोल निभाऊंगी मैं। अयोध्या से 17 से 25 अक्टूबर तक 14 भाषाओं में रामलीला का प्रसारण किया जाएगा। रोजाना 3 घंटे तक रामलीला का मंचन होगा। चूंकि मंचन लक्ष्मण किला मैदान में होना है, लिहाजा यहाँ के संतों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या के लोग अत्यंत हृदय से उत्साहित है कि ऐसी विश्वव्यापक रामलीला इस प्रथम बार होने जा रही है। यह रामलला के विराजमान होने के बाद ही जो है ये ऐसी फैसला आने के बाद जो है ये रामलीला का रखा गया है। इससे लोगों के अंदर अत्यंत अधिक उत्साह है। यहाँ पहली बार रामलीला बॉलीवुड सितारों का होने जा रहा है, इसलिए सब लोग साधु संत जितने भी अयोध्या के निवासी हैं सब लोग उत्साहित हैं कि देखने को मिलेगा। सब लोग खुश हैं। अयोध्या में होने वाली रामलीला में इस बार मंच के आसपास दर्शकों की भीड़ नहीं होगी। कोरोना की वजह से मंच के आसपास गिने चुने लोगों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी। दुनिया भर में इस रामलीला का सजीव प्रसारण किया जाएगा। हर शाम तकरीबन 8 से लेकर 11 बजे तक यहाँ पर जो रामलीला का मंचन किया जाएगा उसको अलग अलग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से और कई चैनलों के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाने की तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरें जारी है, बने रहे न्यूज स्टेट के साथ।